सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट, हाँ, प्रतिकृति कर हमने अनुलेखन इकाई की बात की थी। ठीक है, तो लास्ट हेडिंग भी हमारे पास यही थी। लास्ट हेडिंग थी कि हम पहले बात करेंगे जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होगी। अब अपन ने इतना देखा था कि जब हम जीवाणु या प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए, और डीएनए से आरएनए बनाने में कौन सी एंजाइम काम करती है, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज किस में काम करेगी, प्रोकैरियोट्स या जीवाणु के अनुलेखन में काम करेगी। अब यह अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, अनुलेखन की प्रक्रिया में हम कितने पद पढ़ेंगे, 3 पद। अनुलेखन की शुरुआत होगी जिसे हम क्या कहेंगे, प्रारंभन, या जिसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन। फिर दीर्घीकरण जिसे हम क्या कहेंगे, एलोंगेशन। और तीसरा आएगा हमारे पास समापन, या जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। तो पहली चीज हम लोग जीवाणु की बात कर रहे हैं, जीवाणु यानी प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की बात कर रहे हैं, और जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन के कितने पद हम पढ़ेंगे, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। अब एक मिनट, पहले एक बार देख लो, उदाहरण के तौर पे मेरे पास कर लो, पहले आप अपना कर लो। ये बस्तों की इमारत क्यों तैयार कर रहे हैं आप लोग, और ये इतने बस्ते कितने, इतने जो जने ही नहीं है इतने, तो एक जना दो लाया है, 2 3 4 6। ये इसका मुझे आप बताओ तो सही, ये क्यों, ये क्या हुआ है, जगह तो इनके आपके पास क्यों, ये क्लोक रूम है। किन किन के बैग हैं ये बताओ पहले मेरे को, पहले ऊपर वाला आपका, उससे नीचे वाला आपका, उससे नीचे वाला आपका, और उससे नीचे वाला। और ये बोतलें हरी वाली आपकी, ये लाल वाली आपकी, और ये नीले और उसकी वाली। किसी के बैग वैग और तकलीफ दे रहे हैं तो यहां बहुत जगह है। खा लो खा लो, आईडी खा लो। आज क्या हुआ, आज मतलब आज कुछ अलग है, नहीं? ओहो हो, पहली स्लाइड अभी बताऊंगा, पहली स्लाइड वापस शो करेंगे भाई, अभी मैंने ये लिखा नहीं, लिखा अभी लिखा नहीं, हम समझ रहे हैं। अब एक मिनट, सबसे पहली चीज ये हमारे पास डीएनए है। अब इस डीएनए में हमें पता है अनुलेखन किसका करना है, संरचनात्मक जीन का। ठीक है, तो हमारे पास उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे कह दिया, यहां से लेकर यहां तक ये वाला भाग क्या कहलाएगा, संरचनात्मक जीन।
स्ट्रक्चरल जीन कह दो या मैंने क्या कह दिया, संरचनात्मक जीन। मतलब अनुलेखन इस पूरे डीएनए का नहीं करना है, अनुलेखन हमको केवल किसका करना है, संरचनात्मक जीन का। तो अनुलेखन किसका करना है, संरचनात्मक जीन का। अब पहली चीज है, अनुलेखन में एंजाइम कौन सी काम करेगी, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज को किसका अनुलेखन करना है, इस संरचनात्मक जीन का। तो पहला सिस्टम तो यह है कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे पता करेगी कि संरचनात्मक जीन कहां है। मतलब मान लो आपको किसी मकान में या किसी घर में पहली बार जाना है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो मकान या घर कहां है, अगर आपके पास उसका पता या एड्रेस हो। अगर आपको उस मकान की जगह या एड्रेस मालूम है तो आप आसानी से उस घर तक पहुंच जाओगे। आरएनए पॉलीमरेज को पता करना है कि यह संरचनात्मक जीन कहां है, तो इस संरचनात्मक जीन का क्या पता होना चाहिए, एड्रेस या पता। और उस संरचनात्मक जीन का एड्रेस या पता जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। अपन ने कल प्रमोटर तो यह देखा था कि प्रमोटर था क्या, प्रमोटर कोडिंग रज्जु के 5' सिरे पर मौजूद था। अब आप देखो कोडिंग रज्जु का 5' सिरा ये रहा, इसका मतलब प्रमोटर जो है वो संरचनात्मक जीन के ठीक आगे है। जैसे घर के बाहर अपन को नेम प्लेट दिखती है, तो नेम प्लेट से मालूम चल जाता है हाँ यार ये इनका मकान है। तो संरचनात्मक जीन की पहचान भी कहां से होगी, प्रमोटर। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर दिखेगा, उसको मालूम चल जाएगा मुझे यहां पे जुड़ना है, क्योंकि इससे ठीक आगे की तरफ मुझे क्या मिल जाएगी, संरचनात्मक जीन मिल जाएगी। तो अब पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, अनुलेखन की पहली प्रक्रिया ही क्या हो गई, प्रारंभन। अब प्रारंभन में क्या होगा, प्रारंभन में हमारी जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज कहां पर जाके जुड़ेगी, प्रमोटर पर। क्योंकि उसे पता है अगर वो प्रमोटर पे जुड़ गई तो प्रमोटर के ठीक आगे या पीछे क्या मिल जाएगी, संरचनात्मक जीन। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया है, जहां से संरचनात्मक जीन चालू होती है उसको +1 कह देते हैं। जहां से जीन प्रारंभ होती है संरचनात्मक जीन, उसको क्या नाम दे दिया, +1। तो इसका मतलब प्रमोटर वाला भाग क्या होगा, माइनस। सिर्फ समझाने के लिए कि जहां से जीन चालू हो रही है वो कौन सा भाग है, +1। तो जीन से पहले वाला भाग क्या हो गया, माइनस। तो अब क्या होता है, इस जीन से 10 बेस पेयर आगे, इस जीन से 10 बेस पेयर पहले एक क्रम पाया जाता है TATA, जिसे टाटा बॉक्स कह सकते हो या प्रिब्नो बॉक्स कह सकते हो। यह एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जीन कहां से चालू हो रही है, संरचनात्मक जीन +1 से। तो जीन के 10 बेस पेयर पहले क्या मिलेगा, टाटा बॉक्स। अब यह टाटा बॉक्स क्यों है या ये प्रिब्नो बॉक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इसी टाटा बॉक्स को पहचानती है। आरएनए पॉलीमरेज को मालूम है कि जैसे ही वो टाटा बॉक्स पे जुड़ गई उसके 10 बेस पेयर आगे संरचनात्मक जीन मिल जाएगी। और ये टाटा बॉक्स किसका हिस्सा हुआ, प्रमोटर का। तो अब प्रमोटर की परिभाषा अपन पूरा समझ सकते हैं। प्रमोटर है क्या, डीएनए। प्रमोटर है तो क्या, डीएनए। कहां पर है, कोडिंग रज्जु के 5' सिरे पर या संरचनात्मक जीन से पहले। और संरचनात्मक जीन से पहले है तो एनसीईआरटी इसको लिखती है अपस्ट्रीम। जीन से पहले है इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। तो प्रमोटर एक डीएनए है, कोडिंग रज्जु के 5' सिरे पर या संरचनात्मक जीन से पहले अपस्ट्रीम पर मौजूद है। और यह वो क्षेत्र है जहां पर टाटा बॉक्स मिलेगा और आरएनए पॉलीमरेज आकर यहां पर जुड़ेगी। तो प्रारंभन में क्या होना चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज किस हिस्से पर, प्रमोटर क्षेत्र के टाटा बॉक्स पर आकर जुड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज के नेत्र कमजोर हैं और उसको ऐसे टाटा बॉक्स दिखता नहीं, तो उसको क्या पहनना पड़ेगा, चश्मा। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि उस आरएनए पॉलीमरेज को स्पष्ट रूप से टाटा बॉक्स या प्रमोटर नहीं दिखता,
तो वो चश्मा लगाती है, जिसे कहते हैं सिग्मा कारक। तो सिग्मा कारक जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के ऐनक या नेत्र, ये आंखें हैं जो ये बता रही है कि उसको कहां पर जाकर जुड़ना है। इसका मतलब सिग्मा कारक अनुलेखन की कौन सी प्रक्रिया में काम कर रहा है? प्रारंभन में। इसलिए सिग्मा कारक को ही क्या कहते हैं? प्रारंभन कारक या इनिशिएशन फैक्टर। तो क्या हुआ? प्रारंभन में हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज को कहां पर जुड़ना है? प्रमोटर क्षेत्र के टाटा बॉक्स पे जुड़ना है, लेकिन उसको टाटा बॉक्स स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ेगी? अस्थायी रूप से सिग्मा कारक से जुड़ेगी, और उसके बाद सिग्मा कारक के माध्यम से यह आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्षेत्र के टाटा बॉक्स पर जुड़ जाएगी। तो अब मेरे पास ये संरचनात्मक जीन अपन ने यहां से यहां ली थी। ये तो आपके पास संरचनात्मक जीन है, ये प्रमोटर का टाटा बॉक्स था। तो यहां पर सिग्मा कारक के द्वारा कौन जुड़ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्षेत्र के टाटा बॉक्स पे जुड़ जाएगी। क्या हो गया? प्रारंभन। प्रारंभन में आरएनए पॉलीमरेज को अनुलेखन किसका करना है? जीन का। जीन का पता कैसे चलेगा? प्रमोटर के माध्यम से। प्रमोटर पर क्या मौजूद है? टाटा बॉक्स, जो जीन के 10 बेस पेयर आगे है। आरएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ेगी। आरएनए पॉलीमरेज को यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए, इसलिए वो किससे जुड़ जाती है? सिग्मा कारक। सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जोड़ने में मदद कर रहा है, प्रारंभन में मदद कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रारंभन कारक कहते हैं। अब पहला स्टेप तो हुआ प्रारंभन। सेकंड स्टेप हमारे पास अब क्या आएगा? दीर्घीकरण। अनुलेखन का सेकंड स्टेप हो गया एलोंगेशन या दीर्घीकरण। अब आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा कारक का काम खत्म, तो सिग्मा कारक उठाकर फेंक देगी। तो दीर्घीकरण में कौन नष्ट हो या कौन पृथक हो जाता है? सिग्मा कारक का तो पृथक्करण हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज को इसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब खत्म, काम खत्म। तो सिग्मा कारक को उसने हटा दिया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज हेलिकेस के रूप में भी काम करेगी, मतलब ये संरचनात्मक जीन पर पहुंचेगी और किसे तोड़ेगी? हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगी। हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगी तो क्या होगा? दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे। ये एक मिनट, ये तो है कोडिंग रज्जुक, और ये 3 डैश सिरे, ये कौन सा रज्जुक हो गया? टेम्पलेट रज्जुक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो कौन अलग अलग हो गया? ये कोडिंग रज्जुक अलग हो गया और टेम्पलेट रज्जुक अलग हो गया। एंजाइम किस पे गति करेगी? टेम्पलेट रज्जुक पर। आरएनए पॉलीमरेज किस पे गति करेगी? टेम्पलेट रज्जुक पर, और 5 से 3 डैश दिशा में, 5 से 3 डैश दिशा में किसका निर्माण करेगी? आरएनए का निर्माण करेगी। क्या हो रहा है? दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में सिग्मा कारक की जरूरत है? नहीं, सिग्मा कारक पृथक हो गया। अब मुख्य एंजाइम बची। ये एंजाइम हाइड्रोजन बंध तोड़ेगी। हाइड्रोजन बंध तोड़े तो संरचनात्मक जीन का कोडिंग रज्जुक अलग हो गया, टेम्पलेट रज्जुक अलग हो गया। अब एंजाइम किस पे गति कर रही है? टेम्पलेट रज्जुक पर, और जैसे जैसे वो टेम्पलेट रज्जुक पे गति कर रही है, 5 से 3 डैश दिशा में आरएनए का निर्माण होगा। कैसे? मान लो यहां पर न्यूक्लियोटाइड है ए टी सी जी ए टी, तो क्या बनता रहेगा? यू ए जी सी। किस? तो 5 से 3 डैश दिशा में आरएनए का निर्माण होता रहेगा। और यह दीर्घीकरण कब तक चलता रहेगा? जब तक जीन का अंत नहीं आ जाता। तो यह दीर्घीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक संरचनात्मक जीन का अंत नहीं आता। जैसे ही अंत आएगा तो अब तीसरी और आखिरी प्रक्रिया क्या देखी जाएगी? समापन। 1 मिनट आगे ले लेता हूं। तो अब तीसरा और आखिरी प्रक्रिया हम आप क्या देखी जाती है? समापन। समापन कब होगा?
जब संरचनात्मक जीन का अंत आ जाएगा। अब जब संरचनात्मक जीन का अंत आ गया तो क्या करना पड़ेगा? एंजाइम को हटाना पड़ेगा। भाई प्रारंभन में हमने एंजाइम को क्या किया था? प्रमोटर पे जोड़ा था। दीर्घीकरण में एंजाइम टेम्पलेट रज्जुक पर गति करके आरएनए का निर्माण कर रही थी, बहुलीकरण। अब जैसे ही जीन अंत में आ गई, अब समापन होगा तो समापन में आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट रज्जुक से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए कारक काम करता है रो कारक। कौन सा कारक काम करता है? रो कारक। और ये रो कारक किससे जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज से। रो कारक किससे जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज से। और आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट रज्जुक से हटा देगा। तो टेम्पलेट रज्जुक से अगर ये एंजाइम हट गई तो अब क्या होगा? डीएनए वापस द्विरज्जुक में परिवर्तित हो जाएगा और आपके पास किस दिशा में? 5 से 3 डैश दिशा में क्या बन जाएगा? आरएनए। तो अनुलेखन हो गया आरएनए का, डीएनए वापस किस में परिवर्तित हो गया? द्विरज्जुक। और आरएनए पॉलीमरेज किसकी सहायता से? रो कारक की सहायता से पृथक हो गई। तो रो कारक किस में काम कर रहा है? समापन में। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? समापक कारक। सिग्मा कारक क्या था? प्रारंभन कारक। वो एंजाइम को आरएनए वो प्रमोटर से जोड़ने में मदद कर रहा था। रो कारक क्या है? समापक कारक। वो एंजाइम को टेम्पलेट रज्जुक से अलग कर देता है। इसका मतलब प्रारंभन में एंजाइम को किसकी जरूरत पड़ी? सिग्मा कारक की। समापन में एंजाइम को किसकी जरूरत पड़ी? रो कारक की। मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो एंजाइम स्वयं कर सकती है? दीर्घीकरण। प्रारंभन में सिग्मा कारक की जरूरत पड़ी, समापन में समापक कारक की जरूरत पड़ी, लेकिन दीर्घीकरण एंजाइम स्वयं कर सकती है। क्लियर है बात? ये पक्का? तो पहले आप ये पद लिख लो, अनुलेखन के पद, ये 3। ठीक है, पहले अपन स्टेप्स लिख लें या पहले डायग्राम बनाओगे? पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो पहले यहां पर लिखेंगे प्रमोटर क्या होता है, लिखो। सबसे पहले लिख लेंगे प्रमोटर। यह डीएनए का वह क्रम है यह डीएनए का वह क्रम है जो कोडिंग रज्जु के 5 डैश सिरे पर सिरे पर अथवा संरचनात्मक जीन के अपस्ट्रीम पाया जाता है। अथवा संरचनात्मक जीन के अपस्ट्रीम पाया जाता है।
ठीक है, फिर एक निकालेंगे पहला प्रारंभन या इनिशिएशन। फिर हमारे पास अनुलेखन में पहला आ जाएगा प्रारंभन या इनिशिएशन। इस पद में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्षेत्र के टाटा बॉक्स पर जुड़ती है। इस पद में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्षेत्र के टाटा बॉक्स पर जुड़ती है। अपस्ट्रीम का मतलब है आगे, जीन से पहले या आगे। इस पद में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्षेत्र के टाटा बॉक्स से जुड़ती है। इसके हेतु आरएनए पॉलीमरेज अस्थायी रूप से सिग्मा कारक से जुड़कर सिग्मा कारक से संयोजित होकर प्रमोटर क्षेत्र पर जुड़ जाती है। प्रमोटर क्षेत्र पर जुड़ जाती है। ब्रैकेट में लिख लेंगे, इस कारण सिग्मा कारक को प्रारंभन कारक कहा जाता है। इस कारण सिग्मा कारक को प्रारंभन कारक कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप दीर्घीकरण। सिग्मा कारक पृथक हो जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज स्वयं ही दीर्घीकरण का उत्प्रेरण करती है। स्वयं ही दीर्घीकरण का उत्प्रेरण करती है। फिर इसमें लिख लेंगे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड कर टेम्पलेट रज्जुक पर गति करती है। डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड कर टेम्पलेट रज्जुक पर गति करती है और राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। राइबोन्यूक्लियोसाइड क्यों? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड क्यों नहीं? क्योंकि आरएनए बनाना है। जब डीएनए बनाना था तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट थे। यहां पर आरएनए बनाना है तो किसका यूज करेंगी? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का प्रयोग कर टेम्पलेट रज्जुक पर गति करती है और
राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का प्रयोग कर राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का प्रयोग कर 5 से 3 डैश दिशा में आरएनए का निर्माण करती है। राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का प्रयोग कर 5 से 3 डैश दिशा में आरएनए का निर्माण करती है। और तीसरा और आखिरी पद समापन। समापन इसमें लिख लेंगे। संरचनात्मक जीन के अंत संरचनात्मक जीन के अंत पर आने पर संरचनात्मक जीन के अंत आने पर रो कारक आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ रो कारक आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ उसे डीएनए से पृथक कर देता है। उसे डीएनए रज्जुक से पृथक कर देता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे, अतः रो कारक समापक कारक के रूप में कार्य करता है। रो कारक समापक कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये अनुलेखन के 3 पद थे। अब आप बना लो। टाटा बॉक्स को याद रखना किस नाम से और जानते हैं? प्रिब्नो बॉक्स।
अनवाइंड करने का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना, और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एंजाइम चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ने के लिए कोई एंजाइम नहीं चाहिए, वो अपने आप वाइंड अप वापस हो जाता है। बन गया? नहीं। ले लूं आगे? नहीं। याद रखना, जहां कहीं भी जब दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे तो ये वापस ना जुड़ सके, तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स तो सब में ही काम करते हैं। ले लूं आगे? डन? बाकी था? डन? हटेंगे, वो अंडरस्टूड है। दोनों रज्जुक अलग अलग हुए, फिर जैसे ही समापक अंत आया, अंत आने पर एसएसबीपी हट जाएंगे, डीएनए वापस हेलिक्स में बन जाएगा। जैसी एंजाइम अलग होगी, एसएसबीपीज भी अलग हो जाएंगे। बॉन्ड तो अपने आप जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई जोड़ने तो ए और टी अपने आप जुड़ेगा, जी और सी अपने आप जुड़ेगा, तो द्विरज्जुक डीएनए तो बनाना पड़ेगा ना वापस। ये डीएनए तो एकल रज्जुक हो रखा था, वो वापस द्विरज्जुक नहीं होगा। अरे वाह, ठीक है। वापस एक बार देख लेना, अपन ने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले प्रारंभन में हमने आरएनए पॉलीमरेज को कहां पर जोड़ना है? प्रमोटर पर। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ पाए, इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ती है? पहले सिग्मा कारक से। सिग्मा कारक से जुड़ने के बाद ये पूरा संकुल प्रमोटर पे जुड़ जाता है, इसको कहते हैं प्रारंभन। प्रारंभन के बाद दीर्घीकरण में किसकी जरूरत नहीं पड़ती? सिग्मा कारक की, तो सिग्मा कारक अलग हो जाता है। अब ये एंजाइम हाइड्रोजन बंध तोड़ेगी तो दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे। दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे तो वो गति किस पर करेगी? टेम्पलेट रज्जुक, क्योंकि आरएनए कौन बनाएगा? टेम्पलेट रज्जुक। तो टेम्पलेट रज्जुक पर गति करेगी और 5 से 3 डैश दिशा में आरएनए का निर्माण करती रहेगी। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक जीन का अंत नहीं आ जाता। जैसे ही जीन का अंत आता है, इसका मतलब अब इस एंजाइम को क्या करना है? अलग करना है। एंजाइम को डीएनए से हटाने में कौन सा कारक काम करेगा? रो कारक। वो एंजाइम को अलग कर देगा,
डीएनए वापस द्विकुंडलित बन जाएगा और आरएनए का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ने अनुलेखन की प्रक्रिया किसमें पढ़ी है? जीवाणु के अंदर। अब जीवाणु यानी प्रोकैरियोट्स। अब हम अनुलेखन की प्रक्रिया की तुलना, मतलब प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया और हमारे अंदर यूकैरियोट्स में होने वाली अनुलेखन की प्रक्रिया की तुलना करेंगे। ठीक है, ले लूं आगे अब तो। ठीक है, तो अब हमारे पास जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन और इसकी तुलना हम किससे करेंगे? इसकी तुलना हम करेंगे यूकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होती है। अब एक एक करके, एक मिनट। सबसे पहला सिस्टम, प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में अनुलेखन की प्रक्रिया होगी कहां पर? केंद्रक में? नहीं, इनमें विकसित केंद्रक होता ही नहीं। तो इसका मतलब जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में। और यूकैरियोट्स, हमारे अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया विकसित केंद्रक उपस्थित है, इसलिए कहां पर होगी? केंद्रक के भीतर। एक मिनट, पहला अंतर। दूसरा अंतर, अनुलेखन का मतलब क्या होता है? अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण, और डीएनए से आरआरएनए का निर्माण भी होगा, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण भी होगा, डीएनए से टीआरएनए का निर्माण भी होगा। प्रोकैरियोट्स या जीवाणु के अंदर 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। आरआरएनए हम आगे पढ़ेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए। तो जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में डीएनए से आरआरएनए बनाना हो, इसको भी अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनाना हो, इसको भी अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से टीआरएनए बनाना हो, इसे भी अनुलेखन कहते हैं। जीवाणु या प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज होती है, और वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी तरह के आरएनए का अनुलेखन करेगी। जीवाणु के अंदर डीएनए से आरआरएनए बनाना हो, यही एंजाइम। डीएनए से एमआरएनए बनाना हो, यही एंजाइम। डीएनए से टीआरएनए बनाना हो, यही एंजाइम। अनुलेखन के लिए सेम आरएनए पॉलीमरेज यूज होती है। लेकिन हमारे अंदर यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेसेस होती हैं। तो यूकैरियोट्स में कितनी होंगी? 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या बात है, इतना जबरदस्त, ये सोचा ही नहीं। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेसेस है। आरएनए पॉलीमरेज 1 कहां मिलती है? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस में। आरएनए पॉलीमरेज 2 मिलती है केंद्रक द्रव्य में। और आरएनए पॉलीमरेज 3 भी कहां मिलती है? केंद्रक द्रव्य में। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसका अनुलेखन करती है? आरआरएनए का। कौन से आरआरएनए? 28S, 5.8S और 18S आरआरएनए। तो 28S, 5.8S, 18S, ये तीनों आरआरएनए का अनुलेखन कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज 2 हम आगे देखेंगे, एचएनआरएनए, या जिसको आप क्या कह सकते हो? एमआरएनए का अनुलेखन करेगी। और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए का, 5S आरआरएनए, और एक नया आरएनए होता है एसएनआरएनए। इन 3 आरएनए का अनुलेखन करेगी। अब ये एसएनआरएनए प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। एक और चीज याद रखनी है, सारे आरआरएनए का अनुलेखन कौन कर रही है? पॉलीमरेज 1। लेकिन 5S आरआरएनए का अनुलेखन, एकमात्र आरआरएनए जिसका अनुलेखन 1 नहीं करती, 3 करती है, वो कौन सा है? 5S आरआरएनए है। तो पहला अंतर तो जगह का है।
प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में अनुलेखन कोशिका द्रव्य में हो रहा है, हमारे अंदर केंद्रक में हो रहा है। जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो सभी तरह के आरएनए का अनुलेखन करेगी। हमारे अंदर 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, अलग अलग आरएनए का अनुलेखन करेगी। नेक्स्ट डिफरेंस यहां पर ले लिया मैंने अनुलेखन प्रोकैरियोट्स में, यहां पर अनुलेखन ले लिया यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट अंतर होता है, हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर एक विशेष प्रकार की जीन्स पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं स्प्लिट जीन्स। हमारे अंदर जो जीन है उसको एक विशेष नाम से जानते हैं, स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स का मतलब है ये जीन 2 भागों से मिलकर बनी है। 2 भागों से किससे मिलकर बनी है? एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। हमारे अंदर जीन जो है वो 2 भागों से मिलकर बनती है, एक्सॉन और इंट्रॉन से। एक्सॉन जीन का वो भाग है जो किसे कोड करता है? प्रोटीन कोडिंग हिस्सा है। और इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग हिस्सा है। तो जीन का प्रोटीन कोडिंग भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन। और जीन का नॉन कोडिंग भाग जो प्रोटीन को कोड नहीं करता उसे क्या कहते हैं? इंट्रॉन। तो इसका मतलब हमारी जो जीन है वो किस किस से मिलकर बनी है? एक्सॉन और इंट्रॉन। ये मैंने कह दिया एक्सॉन है, ये मैंने कह दिया इंट्रॉन है। ये भाग प्रोटीन को कोड करेगा, ये भाग प्रोटीन को कोड नहीं करेगा। तो इस कारण क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? स्प्लिट जीन्स, इसका अनुलेखन होगा और इसके अनुलेखन से हमारे पास एक क्या बनता है? HNRNA, विषम केंद्रकीय आरएनए। हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा कहते हैं हम, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब ये विषम क्यों है? ये विषम इसलिए है क्योंकि इस आरएनए में आपको क्या मिलेंगे? एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स मिलेंगे। अब आप सोचो, इंट्रॉन प्रोटीन बना रहे हैं क्या? इंट्रॉन प्रोटीन नहीं बना रहे तो इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा, और इंट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे क्या कहलाती है। इसे हम कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। और इंट्रॉन्स को हटाएंगे तब कहीं जाकर किसका निर्माण होगा? एमआरएनए। तो वापस हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स। हमारे अंदर जो जीन होती है उसे क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन। इसका मतलब 2 हिस्सों से मिलकर बनी है, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन जो प्रोटीन का भाग है, प्रोटीन को कोड करेंगे, इंट्रॉन जो प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे। तो अनुलेखन होगा तो सीधे एमआरएनए नहीं बनेगा, एचएनआरएनए बनेगा, विषम, क्योंकि इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हैं। इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा और फिर किसका निर्माण होगा? एमआरएनए। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स है ही नहीं। स्प्लिट जीन्स नहीं है मतलब इनमें इंट्रॉन्स नहीं है, केवल क्या है? एक्सॉन। मतलब इनका जो डीएनए है वो पूरा का पूरा एक्सॉन से बना है। तो इसका मतलब इनका जब अनुलेखन होगा तो सीधे क्या बनेगा? एचएनआरएनए का कॉन्सेप्ट इनमें नहीं है। और अब इंट्रॉन्स ही नहीं है तो कौन सी प्रक्रिया भी नहीं होगी? आरएनए प्रोसेसिंग वाली प्रक्रिया भी नहीं होगी। इसका मतलब ये आरएनए प्रोसेसिंग केवल किसमें देखा जाता है? यूकैरियोट्स में। किसमें नहीं होगा? प्रोकैरियोट्स, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? इंट्रॉन्स या नॉन कोडिंग भाग नहीं है। और फाइनल डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अनुलेखन में आखिरी अंतर। प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में सारी की सारी प्रक्रिया कहां हो रही है? कोशिका द्रव्य में। यह हमारे पास वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए होता है जीवाणु के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। और इसका अनुलेखन कहां हो रहा है? इसका अनुलेखन आपके पास कोशिका द्रव्य में हो रहा है।
अब क्योंकि अनुलेखन कोशिका द्रव्य में हो रहा है तो ये एमआरएनए राइबोसोम से भी जुड़ जाता है। एमआरएनए बनते बनते किससे जुड़ने लग जाता है? राइबोसोम से। और राइबोसोम से जुड़ने लग जाता है मतलब सीध इसका या इससे किसका निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है? प्रोटीन का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जुड़ी है। जुड़ी हुई है मतलब एमआरएनए पूरे बनने से पहले ही उसका क्या चालू हो जाता है? प्रोटीन संश्लेषण या स्थानांतरण चालू हो जाता है। मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया और प्रोटीन संश्लेषण, अनुवादन या स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या रहती है? जुड़ी हुई। एमआरएनए पूरा बनने से पहले ही उससे प्रोटीन बनना भी प्रारंभ हो जाता है। जबकि हमारे अंदर यूकैरियोट्स में हमारे पास विकसित केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए में आपके पास क्या होगा? सबसे पहले अनुलेखन। अनुलेखन के साथ साथ क्या होगा? आरएनए प्रोसेसिंग। फिर आपके पास क्या बनेगा? एमआरएनए। अब ये एमआरएनए केंद्रक से बाहर आएगा, कहां पर? कोशिका द्रव्य में आएगा। कोशिका द्रव्य में आने के बाद राइबोसोम से जुड़ेगा और राइबोसोम से जुड़ने के बाद ये प्रोटीन बनाएगा। मतलब अनुलेखन की प्रक्रिया तो केंद्रक में हो रही है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में हो रही है, तो अलग अलग जगह पर और अलग अलग समय पर होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में सब चीजें कोशिका द्रव्य में है, इसलिए हर एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। एमआरएनए पूरा बनने से पहले ही प्रोटीन बनना चालू हो जाता है। यहां पर पूरा अनुलेखन होगा, एमआरएनए केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आएगा और फिर उसका प्रोटीन संश्लेषण देखा जाएगा। क्लियर? ये सारे अंतर, हर एक अंतर पे एक प्रश्न बन सकता है। क्लियर है? अब देखो, एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये इंट्रॉन्स हैं और इंट्रॉन्स प्रोटीन को कोड ही नहीं कर रहे तो ये है क्यों? जब इनका कोई काम ही नहीं है, और छोड़ो काम भी नहीं है, दूसरा इनको हटाने के लिए अलग से एक प्रक्रिया भी चाहिए, तो पहला सवाल यह है कि अभी तक ये स्प्लिट जीन्स, ये इंट्रॉन्स उपस्थित ही क्यों हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम होता होगा। आज इंट्रॉन्स प्रोटीन को तो कोड नहीं कर रहे मान ले, लेकिन फिर भी अगर ये हमारे जीन का हिस्सा हैं तो कुछ ना कुछ तो काम होता होगा। ये एक्सॉन को उत्परिवर्तन से बचा देते हैं। आज आप सोचो, केवल एक्सॉन होगा, इसमें उत्परिवर्तन होगा तो जीन प्रभावित हो जाएगी। लेकिन अगर स्प्लिट जीन्स में उत्परिवर्तन इंट्रॉन वाले हिस्से में हो तो एक्सॉन को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रोटीन पर भी कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो इंट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सॉन्स को उत्परिवर्तन से बचाने में काम करते हैं। ठीक है, तो अंतर लिखेंगे फिर ऐसे ही फॉर्मेट में, प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन, यूकैरियोट्स में अनुलेखन, डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे। ये स्प्लिट जीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्प्लिट को हिंदी में, स्प्लिट जीन्स को ठीक है। पहला अंतर प्रोकैरियोट्स में लिखेंगे, अनुलेखन कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोट्स में लिखेंगे अनुलेखन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और यूकैरियोट्स में लिखेंगे अनुलेखन केंद्रक में संपन्न होता है। अंतर्रापित जीन, स्प्लिट जीन्स को अंतर्रापित जीन, ऐसा लग रहा है ऐसे किसी आत्मा का नाम है, अंतर्रापित।
कोशिका द्रव्य केंद्रक। हाँ, फिर दूसरा अंतर, जीवाणु में एक ही आरएनए पॉलीमरेज, जीवाणु में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए का अनुलेखन करती है। एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए का अनुलेखन करती है। तीनों प्रकार के आरएनए का अनुलेखन करती है। और यूकैरियोट्स में लिख लेंगे, तीन भिन्न प्रकार की आरएनए पॉलीमरेजेस होती हैं। तीन प्रकार की आरएनए पॉलीमरेजेस होती हैं, ये लिख लो। एक मिनट, लिख लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अंतर हटा दूं। अब आगे, ये आपकी कॉपी 8वीं क्लास से चल रही होगी, 8वीं कक्षा से। अपन ऑन एन एवरेज कितने पेज लिखते हैं? 3 या 4 पेज तो भरते ही होंगे, इनका आधा होता है। ईमानदारी से आप लोगों का अनुलेखन कितने पेज में आया डायग्राम समेत? कितने? 1-1.5 पेज में। इनका 4 लाइनों में, उसमें चित्र भी शामिल है। बेहतरीन।
ये छूट गया यहां पे इतने सारी जगह। 5s rRNA के नीचे है snRNA। snRNA को कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। रिया जी ने पूछा वहां नीचे क्या लिखा है, वहां कहां? अब आगे ले रहा हूं। हाँ, प्रोकैरियोट्स में लिखेंगे स्प्लिट जीन्स अनुपस्थित। प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स अनुपस्थित, मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे इंट्रॉन्स अनुपस्थित। और यूकैरियोट्स में लिखेंगे स्प्लिट जीन्स उपस्थित। ओ, उल्टा लिख रहे हो आप, पहले यूकैरियोट फिर प्रोकैरियोट। ओहो, चेंज। सब जैसा क्यों लिखूं, अलग। स्प्लिट जीन्स के ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसी जीन्स जिनमें एक्सॉन्स व इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। सर वन, धन्यवाद। देख भी लो और जल भी लो। जला के खाने में मजा ही अलग। ये क्रीम भी है इसमें। लार को मिलने दो। हाँ, आप बोलो। चाहिए आपको बिस्किट? वो मांग रहे। उनको धन्यवाद देना आप। हाँ, तो क्या लिख रहे थे अपन? स्प्लिट जीन, ऐसी जीन्स जिनमें एक्सॉन्स व इंट्रॉन्स उपस्थित। ऐसी जीन्स जिसमें एक्सॉन्स व इंट्रॉन्स उपस्थित। एक्सॉन्स जीन के प्रोटीन कोडिंग भाग होते हैं। एक्सॉन्स जीन के प्रोटीन कोडिंग भाग होते हैं, जबकि इंट्रॉन्स जीन के नॉन कोडिंग भाग होते हैं। एक्सॉन्स जीन के प्रोटीन कोडिंग भाग और इंट्रॉन्स जीन के नॉन कोडिंग भाग होते हैं। फिर ये पॉइंट लिख लो, यहां पर डीएनए एक्सॉन से सीधा क्या बनेगा, एमआरएनए। और यहां पर डीएनए स्प्लिट जीन से अनुलेखन से क्या बनेगा, एचएनआरएनए। फिर आरएनए प्रोसेसिंग से क्या बनेगा, एमआरएनए। ये आपकी, मेरी रगों में आपकी शक्कर दौड़ रही है। नहीं, आप लाए आप।
एक तो ये निर्मल जी ओम प्रकाश का बड़ा ध्यान रखते हैं, सर इनको बिस्किट खिला देना, ये आए हैं या नहीं आए हैं। कौन है निर्मल जी? एक तो नहीं ओम प्रकाश जी हैं, निर्मल जी नहीं पता आपको? चाहने वालों की तादाद इतनी बड़ी है कि पता ही नहीं। ठीक है, और आखिरी में इसमें लिखेंगे फिर, इसमें आरएनए प्रोसेसिंग अनुपस्थित प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में आरएनए प्रोसेसिंग उपस्थित। प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्रोसेसिंग अनुपस्थित, यूकैरियोट्स में आरएनए प्रोसेसिंग उपस्थित। ठीक है, और आखिरी अंतर फिर लिखना। अरे अभी तो बहुत जगह है, इसमें तो कल वाली क्लास भी आ जाएगी। अब ले लूं आगे। हाँ, लिखेंगे प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन व स्थानांतरण मतलब ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जुड़ी होती है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जुड़ी होती है, अर्थात एमआरएनए के पूरा बनने से पहले ही, एमआरएनए के पूरा बनने से पहले ही प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। एमआरएनए के पूर्ण निर्माण से पहले ही प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन अलग जगह व अलग समय पर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन अलग जगह व अलग समय पर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अनुलेखन की प्रक्रिया की तुलना किससे कर ली? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। इसका मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो यूकैरियोट्स में होगी और प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी? आरएनए प्रोसेसिंग। तो अब हेडिंग डाल देंगे हम आरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है, अब एक सेकेंड, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, आरएनए प्रोसेसिंग होगी कहां? केंद्रक में संपन्न होगी, और केवल किस में देखी जाएगी? यूकैरियोट्स में। और आरएनए प्रोसेसिंग के माध्यम से हमको किसका निर्माण किसमें करना है? एचएनआरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने में कौन सी प्रक्रिया होगी? आरएनए प्रोसेसिंग। अब एक मिनट देख लेंगे, ये उदाहरण के तौर पे 5 से 3' हमने क्या बना है? एचएनआरएनए। और इस एचएनआरएनए में एक्सॉन्स के साथ साथ आपको क्या मिलते हैं? इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग हिस्से। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है?
इंट्रॉन्स। अब आरएनए प्रोसेसिंग में सबसे पहला पद आता है जिसे हम कहते हैं कैपिंग, या हिंदी में से हम कहते हैं आच्छंदन। कैप हमेशा कहां पे लगती है? सर पे। और सिर कौन सा है इसका? 5 सिरा। तो कैपिंग या आच्छंदन का मतलब होता है कि एचएनआरएनए के 5 सिरे पर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है जिसे कहते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। तो सबसे पहला पद आरएनए प्रोसेसिंग में क्या हुआ? कैपिंग या आच्छंदन। कैपिंग या आच्छंदन का मतलब है एचएनआरएनए के 5 सिरे पर क्या जुड़ेगा? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। तो ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन और कितने फॉस्फेट हैं? फॉस्फेट। ये आपके पास 5 सिरे पर जुड़ेगा। ये आपके पास क्या है? इंट्रॉन्स। तो पहला पद तो था कैपिंग, दूसरा पद होता है पुंछन या जिसे कहते हैं टेलिंग, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं पॉली एडिनाइलेशन, बहु एडिनाइलीकरण। अब पॉली एडिनाइलेशन का मतलब है टेल कहां लगेगी? 3 सिरे पर। 3 सिरे पर लगभग 200 से 300 एडिनिन समूह जुड़ते हैं। तो पुंछन में आपके पास क्या होगा? 3 सिरे पर 200 से 300 क्या जुड़ते हैं? एडिनिन समूह जुड़ते हैं। और ये जुड़ते हैं, अब एक मिनट, टेम्पलेट स्वतंत्र रूप से। तो आपके पास यहां पे तो जुड़ा हुआ है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3 सिरे पर आपके पास क्या लग गई? पॉली ए टेल, और ये आपके पास क्या हो गए? इंट्रॉन्स। वापस देखो, कैपिंग का मतलब 5 सिरे पर क्या जुड़ा? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा। पूछ का मतलब है 3 सिरे पर 200 से 300 एडिनिन जुड़े, लेकिन किस रूप से? टेम्पलेट स्वतंत्र। क्यों? देखो, अपन ने डीएनए से नया डीएनए बनाया था तो टेम्पलेट पर एंजाइम गति कर रही थी और डीएनए बना रही थी। अनुलेखन में अपन ने डीएनए पर गति करके एंजाइम आरएनए बना रही थी। यहां पर 3 सिरे के आगे कोई टेम्पलेट है क्या? आज ये 200 से 300 एडिनिन टी को देखकर या यू को देख के जुड़ रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब एंजाइम 200 से 300 एडिनिन जोड़ रही है। किस रूप से? टेम्पलेट स्वतंत्र रूप से। कोई टेम्पलेट नहीं है जिस पे एंजाइम गति कर रही है, केवल 3 सिरे पर ए की श्रृंखला जोड़ रही है। किस रूप में? टेम्पलेट स्वतंत्र रूप से। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रह गया? सर पे कैप जोड़ दी, पूंछ पे टेल जोड़ दी 3 सिरे पर। अब हटाना किसको है? इंट्रॉन्स को हटाना है। तो आखिरी पद आरएनए प्रोसेसिंग में होता है जिसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग या संबंधन। और स्प्लाइसिंग या संबंधन का मतलब है इंट्रॉन्स को हटाकर किसको जोड़ना? एक्सॉन्स को जोड़ देना। तो जब इंट्रॉन्स हटेंगे और इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को जोड़ देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग। और इससे आपके पास क्या तैयार हो जाएगा? एमआरएनए। ये एमआरएनए है। अब इसमें इंट्रॉन नहीं है, लेकिन इसमें कैप किसकी लगी हुई है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। और पूंछ किसकी लगी हुई है? पॉली ए टेल की। तो एक मिनट, वापस आरएनए प्रोसेसिंग में कितने पद हैं? 3 पद हैं। आपने 5 सिरे पर कैप लगा दी, 3 सिरे पर बहुत सारे ए जोड़ दिए,
और इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को जोड़ दिया, जिसे क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग या संबंधन। इस स्प्लाइसिंग में, स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को जोड़ने में एक आरएनए काम करता है, जिसका नाम अभी अपन ने देखा था एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये एसएनआरएनए किसका उत्प्रेरण करता है, संबंधन यानी स्प्लाइसिंग का उत्प्रेरण करता है। मतलब ये आरएनए है और एंजाइम के रूप में काम कर रहा है, स्प्लाइसिंग का उत्प्रेरण कर रहा है, इसलिए ये किसका उदाहरण हो गया, राइबोजाइम का उदाहरण। ये किसका उदाहरण हो गया, राइबोजाइम का, क्योंकि एसएनआरएनए किसका उत्प्रेरण कर रहा है, स्प्लाइसिंग का। और इसमें एसएनआरएनए अकेला काम नहीं करता, एसएनआरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर काम करता है, और वो एसएनआरएनए और प्रोटीन संकुल को हम किस नाम से जानते हैं, स्प्लाइसियोसोम। तो संबंधन का उत्प्रेरण कौन करेगा, एसएनआरएनए। एसएनआरएनए आरएनए एंजाइम के रूप में काम कर रहा है, राइबोजाइम, और एसएनआरएनए और प्रोटीन के संकुल को क्या कहेंगे, स्प्लाइसियोसोम। अब देखो, आपको दो चीजें मुझे सोच के बतानी है। स्प्लाइसिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि इंट्रॉन्स को हटाना जरूरी है, क्योंकि वो प्रोटीन्स को कोड नहीं करते। ये कैप लगाने की जरूरत या पूंछ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, बनाओ, चालू करो बनाना और सोच के मुझे बताना, कैप और सिर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना। कैपिंग इसलिए की जाती है ताकि एमआरएनए केंद्रक से बाहर आ सके, और टेलिंग पूंछ इसलिए लगाई जाती है ताकि आरएनए ज्यादा स्थायी बन सके। तो टेलिंग किस लिए करते हैं, ताकि स्टेबिलिटी बढ़ सके, और कैप क्यों लगाते हैं, ताकि एमआरएनए केंद्रक से बाहर आ सके। ठीक है, ठीक है। एक काम करो, पहले एक पॉइंट ऐड कर दो, फिर आप ये लिखते रहना। एक बार एक पॉइंट ऐड कर दो इसमें, फिर आप ये बनाते रहना। एक पॉइंट लिखाना है, संबंधन या स्प्लाइसिंग का उत्प्रेरण। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट ऐड कर रहा हूं, बाकी आप बनाते रहना।
स्प्लाइसिंग या संबंधन का उत्प्रेरण एसएनआरएनए करता है। संबंधन अथवा स्प्लाइसिंग का उत्प्रेरण एसएनआरएनए करता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे राइबोजाइम का उदाहरण। स्प्लाइसिंग या संबंधन का उत्प्रेरण एसएनआरएनए करता है, ब्रैकेट में राइबोजाइम का उदाहरण। और नेक्स्ट पॉइंट में एसएनआरएनए व प्रोटीन संकुल को एसएनआरएनए व प्रोटीन संकुल को स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है। एसएनआरएनए व प्रोटीन संकुल को स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये बना लो बाकी में। 3 है ना बेटा? मिथाइल, अच्छा ये सॉरी, मिथाइल कौनोसिन ट्राइफॉस्फेट।